डिलीवरी के बाद जब आप सीधा खड़े होते हो और पेट ऐसे बाहर निकल जाता है कि मानो फिर से 5 महीने का बेबी है, और जब आप हल्का सा क्रंच करते हो, कोई सामान उठाते हो, जोर से हंसते हो, तो पेट एकदम गुब्बारे की तरह फूल के आगे आ जाता है एंड एकदम लूज लूज फील होता है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं, अरे डिलीवरी के बाद आपने जिम नहीं की, आपने पेट पे कपड़ा नहीं बांधा या आपने बेल्ट नहीं लगाया। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ फैक्ट होना नहीं है या फिर मसल का लूज होना नहीं है। ये हो सकता है एक ऐसा कंडीशन जिसे हम बोलते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। अब ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो आपके जो 6 पैक्स मसल्स है उनके बीच में गैप बढ़ गया है और उसके बीच के जो कनेक्टिव टिश्यू है वो पतला हो गई। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई। इस कंडीशन को हम कभी कभी एब्डोमिनल मसल सेपरेशन भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि ये कंडीशन होती क्या है, किन किन लोगों के अंदर रिस्क है, क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं और आप खुद भी कैसे इसे अपने आप के ऊपर डायग्नोस कर सकते हैं कि आपको एक रफ आइडिया मिले कि आप सफ़र कर रहे हो डायस्टेसिस रेक्टाई से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि ये बहुत कॉमन कंडीशन है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है या फिर ऐसा भी कोई गिल्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कुछ गलती कर दी है। ये एक बहुत ही मैनेजेबल कंडीशन है और हम देखने वाले हैं कैसे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अजहर, आपका मिनिमल एक्सेस एंड कोलोरेक्टल सर्जन। मैं पिंपरी पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टस डायस्टेसिस, मींस एब्डोमिनल मसल्स के बीच में गैप होना। अगर आप एंड तक बने रहोगे तो आपको 3 चीजें क्लियर हो जाएगी। आपको ये कंडीशन है या नहीं, बेसिक सेल्फ चेक का आइडिया कैसे कर सकते हो, आप खुद सिंपल टेस्ट करके देख सकते हो कि वेदर यू हैव दिस कंडीशन और नो, स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान और बाद में, और किन लोगों को अर्ली कोर एक्सरसाइजेस या पोस्टर पे एक्स्ट्रा ध्यान देना चाहिए ताकि वो इस पर्टिकुलर कंडीशन में लैंड अप ना हो। और दोस्तों, इन शॉर्ट हम इसका ट्रीटमेंट के बारे में भी इंट्रोडक्शन करेंगे कि फिजियोथेरेपी कैसे करते हैं, सर्जरी क्या है, मिनिमली इन्वेजिव ऑप्शंस क्या है। ट्रीटमेंट पार्ट को हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, रेक्टस डायस्टेसिस एग्जैक्टली क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो आपके जो पेट के आगे वाले मसल्स होते हैं जिसे हम 6 पैक्स मसल कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, उन दोनों को कनेक्ट करने वाली एक पर्दा होता है या फिर एक फाइबर शीट होती है स्ट्रॉन्ग, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में लीनिया अल्बा कहते हैं, क्योंकि वो एक व्हाइट लाइन होती है, इसीलिए लीनिया अल्बा। डायस्टेसिस रेक्टाई में क्या हो जाता है, ये जो बीच की लाइन है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है एंड दोनों मसल्स साइड में चले जाते हैं। अब ये लाइन स्ट्रेच होने के बाद वो पतली भी होती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाता है एंड एब्डोमिनल मसल्स बल्ज होने लगते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स या इंटेस्टाइन उसमें से बल्ज होने लगता है। जो होता है जब भी आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, जैसे अगर आप खांसी कर रहे हो, आप हंस रहे हो, आप चीख रहे हो या आप सडनली उठ रहे हो, दोस्तों ये एग्जैक्टली स्पीकिंग ये हर्निया नहीं होता, बट ये मसल्स का या फिर ये कनेक्टिव टिश्यूज का वीकनेस है। और दोस्तों, आगे ये एक रिस्क फैक्टर भी है हर्निया के लिए। बहुत सारी बारी अम्बिलिकल हर्निया इसके साथ एसोसिएटेड होता है। इंटरनेशनल रिव्यूज भी इसको ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि रेक्टल मसल की वाइडनिंग प्लस लीनिया अल्बा का स्ट्रेच विल गिव यू द टमी बल्ज। तो दोस्तों, किन किन लोगों के अंदर ये कॉमन है? अब सबसे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली मल्टीपल प्रेगनेंसीज जहाँ पे हो, जिनके अंदर सी सेक्शन हो गए, उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। कभी कभी न्यूबॉर्न बेबीज में भी हम इसे देखते हैं, या फिर ऐसे ओबीस लोगों के अंदर जिनका पेट ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। इन सारे पॉपुलेशन के अंदर ये डिसीज बहुत कॉमन है, बट सबसे ज़्यादा कॉमन ये पोस्टमार्टम पीरियड में है, मतलब प्रेगनेंसी के बाद। यूरोपियन हर्निया सोसाइटी ने इसके लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी बनाई है, जिसके अंदर उन्होंने इसे डिफाइन किया है, मेजरमेंट के बारे में बताया और इसका मैनेजमेंट भी कंप्लीटली बताया है। वही आज हम कंप्लीटली इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, कौन से लोग रिस्क की जोन में आते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रिस्क फैक्टर्स पे इस पार्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देके सुनने की जरूरत है, क्योंकि रिस्क फैक्टर पता रहेगा तभी हमें प्रिवेंशन पता होगा। रिसर्च ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स बताए। सबसे पहला है प्रेगनेंसी, सेकेंड इज मल्टीपल प्रेगनेंसी, बार बार प्रेगनेंसी और कम फ्रीक्वेंसी पे। अगर आपका एक बेबी है, अगर आप तुरंत नेक्स्ट ईयर या विद इन 2 ईयर्स फिर से अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो ये आपके मसल्स को, आपकी बॉडी को रिकवर होने का चांस नहीं देता, उसी के पहले और वो उसके ऊपर स्ट्रेस डाल देता है, जिसके कारण से जो अब्डोमिनल मसल्स है और जो फेशिया है वो फिर से स्ट्रेच हो जाता है एंड उन केसेस में डायस्टेसिस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ट्विन प्रेगनेंसीज या ट्रिपलेट्स है, इन केस के अंदर भी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। उसके अलावा हायर BMI इंडिविजुअल, बहुत ज़्यादा ओबीस पर्सन है, स्पेशली लॉन्ग टर्म ओबेसिटी है सिंस चाइल्डहुड, तभी भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। तो दोस्तों, ओबेसिटी से होता क्या है कि कांस्टेंट लेवल ऑफ प्रेशर रहता है एब्डोमिनल वॉल मसल्स पे, जिसकी वजह से डायस्टेसिस रिजल्ट होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, ऐसे लोग जो क्रॉनिक स्मोकर्स या क्रॉनिक टबैको यूज करते हैं, उनके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यूज वीकनेस होते हैं एंड धीरे धीरे करके
इनके अंदर भी रेक्टस डायस्टेसिस बढ़ सकता है। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुअर कोर स्ट्रेंथ, मतलब आपके जो एब्डोमिनल कोर के मसल्स है अगर वो पुअर हुए, उनके अंदर स्ट्रेंथ कम रही एंड आपका पोस्चर फॉल्टी रहा और आप पेट बाहर निकाल के खड़े रहते हो या फिर कमर अंदर लेके खड़े रहते हो, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर डेवलपिंग रेक्टस डायस्टेसिस। दोस्तों जेनेटिक्स और बॉडी टाइप भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोग नेचुरली ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं टिश्यूज़ के साथ, उनके टिश्यूज़ ज़्यादा स्ट्रेच होते हैं एंड प्रेगनेंसी के दरमियान टिश्यूज़ और भी नेचुरली ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, तो इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप आ सकता है। एट द सेम टाइम अगर हैवी लिफ्टिंग की गलत तरीके से, अगर आप बार बार हैवी वेट बिना कोर एंगेजमेंट के करते हो, तभी भी इसका रिस्क बढ़ जाता है। सपोज आप जिम में या घर पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ाते हो और पूरा का पूरा प्रेशर आपके लीनिया हल्बा पे आता है, उस केस में भी डायस्टेसिस रेक्टाई का रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि आप सेल्फ चेक कैसे कर सकते हो। आप सबसे पहले सीधे एक फ्लैट सरफेस पे लेट जाइए एंड घुटने थोड़े बेंड कर लीजिए, फिर अपना दूसरा हाथ आप आपके नाभि के ऊपर रखिए एंड उसके बाद आप हल्का सा अपना सिर और शोल्डर को उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका हाथ जो आपके पेट पे है, अगर आपके फिंगर्स बहुत अंदर इजीली जा रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको डायस्टेसिस रेक्टाई हो। यू विल फील इट और यू विल फील द बल्ज। तो ये एक साइन हो सकती है जो आपको एक रफ आइडिया देखे कि शायद आपको रेक्टस डायस्टेसिस है। देखिए ये एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा या यूएसजी करना पड़ेगा, बट इस टेस्ट से आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपकी जो कंडीशन है वो शायद रेक्टस डायस्टेसिस हो सकती है। तो दोस्तों चलिए हमने जान लिया ये सब की रेक्टस डायस्टेसिस क्या है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिवेंट हो सकता है क्या, क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप क्या कर सकते हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। इस प्रिवेंशन का गोल आपको गिल्ट देना नहीं है, बस प्रैक्टिकली चीजें करना है ताकि आपके हाथ में कंट्रोल रहे। प्रेगनेंसी के दौरान पोस्चर पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा स्वे बैक पोस्चर रहेगा, पेट बाहर निकाल के कमर ज्यादा आंच करके अगर चलते हो तो उसे अवॉइड करो। बैठते वक्त आपके स्पाइन को न्यूट्रल रखने की आदत रखो। सेफ एंड गाइडेड कोर एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करो। स्टडीज ने बताया कि स्ट्रक्चर्ड कोर स्टेबिलिटी और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करेंगे प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पीरियड में, इसके वजह से जो रेक्टस डायस्टेसिस का डिस्टेंस है वो काफी इंप्रूव हो जाता है एंड फंक्शनल प्रॉब्लम्स को ये काफी कंट्रोल कर सकता है। तो दोस्तों ये कोई रैंडम क्रंच नहीं है या फिर रैंडम सिटअप्स नहीं है, ये एक गाइडेड डीप कोर एंगेजमेंट एक्सरसाइज है जिसमें आपके ब्रीदिंग के ऊपर भी काफी फोकस होता है। सिंपल मूव्स जैसे पेल्विक टिल्ट, ब्रिजेस भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो दोस्तों, एग्रेसिव एक्सरसाइजेस स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहिए। लेट प्रेगनेंसी में हैवी क्रंचेस, एडवांस प्लैंक्स, हाई प्रेशर मूव्स, ये सब आपके बॉडी पर अननेसेसरी स्ट्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ साथ डिलीवरी के बाद आपको अर्ली जेंटल एक्टिवेशन, जल्दबाजी में नहीं लेकिन कंप्लीट रेस्ट भी जरूरी है। सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस विद कोर एंगेजमेंट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों अपने फिजियो से या फिर अपने गायनेक से करेक्ट वे आप सीखना जरूरी है कि हैवी लिफ्टिंग कैसे कर सकते हैं आप, अपने बकेट्स या अपने बच्चे को कैसे लिफ्ट कर सकते हैं। मोस्टली ब्रेस एंड लिफ्ट टेक्निक यूज करना जरूरी है जहाँ पे आप ब्रीथ को कंट्रोल करोगे, आपके नीज बेंड करके पेट अंदर लोगे एंड ग्रेजुअली कोई भी वजन उठाओगे। सडनली जर्क के साथ आपको वजन उठाना नहीं है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका बीएमआई बहुत ज्यादा हाई है तो आपको अपने बीएमआई और वेट के ऊपर वर्क करना जरूरी है। जितना आपका वेट कंट्रोल में रहेगा उतना आपका डायस्टेसिस कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी डायस्टेसिस है तो इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों अभी तक हमने देखा कि हाउ वी कैन प्रिवेंट बाय डूइंग प्रॉपर कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। ट्रीटमेंट में भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है दोस्तों कि डायस्टेसिस रेक्टाई जिन पेशेंट उनको डायरेक्टली सर्जरी के लिए हम लोग कभी भी नहीं बोलते। ज्यादातर लोगों में स्पेशली पोस्टपार्टम वुमेन में ये कंडीशन बहुत ही इजीली मैनेजेबल है एंड एक्सरसाइज एंड फिजियोथेरेपी से ये काफी इंप्रूवमेंट आ सकता है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी यही बोलते हैं कि इनिशियल ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपी है। यहाँ पे आपने 6 मंथ्स तक, जी हाँ 6 महीने तक आपने प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फिजियोथेरेपी अंडर द गाइडेंस ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट ली है तो आपको काफी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर ये सब करने के बावजूद भी अगर रिजल्ट्स नहीं है या उनके सिम्टम्स लाइक बैक पेन, एब्डोमिनल लूजनेस ये कंटिन्यूड है, उन केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि हम आगे क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको रेक्टस डायस्टेसिस है तो ये मत सोचिए कि मेरा पेट कभी फ्लैट नहीं होगा। सही डायग्नोसिस, सही एक्सरसाइजेस, सही टाइमिंग से आपका फंक्शन इंप्रूव हो सकता है और आपके पेट का अपीयरेंस भी काफी हद तक बेटर हो सकता है। डिटेल में एक्सरसाइज, फिजियो प्रोटोकॉल एंड सर्जरीज हम पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आज के इस वीडियो से आप एक चीज लेकर जाओ, ये कोई रेयर स्केरी बीमारी नहीं, ये कॉमन, समझने लायक एंड मैनेजेबल कंडीशन है। आपको बस अपने बॉडी को थोड़ा सा समझना है, रिस्क फैक्टर पे ध्यान देना है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना है।
और कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स एंड इंस्टाग्राम के एडवाइस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप अपने डॉक्टर्स या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके अपने आप को ट्रीटमेंट लेना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और रेक्टस डायस्टिसिस के बारे में आपका नॉलेज बढ़ा तो डेफिनेटली कमेंट में बताइए कि यस, मेरा नॉलेज बढ़ा है बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। मैं हूं डॉक्टर अजन अत्तार और बेयर वाइटल्स पे हमारी कोशिश यही रहती है कि कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को सिंप्लीफाइड तरीके में आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।